जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जो कि इम्पोर्टेंट है आगे आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश आयोग की, जैसे यूपी पीसीएस, चाहे यूपी एपीओ और जो मध्य प्रदेश पीसीएस है, इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी चीज़ें हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जो कुछ इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी जो मॉडर्न इंडिया से पहले। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो था हमारा 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक, और उसके बाद कुषाण एम्पायर था। और इनके बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, वो 322 बीसी से लेकर 297 बीसी तक। उनके पुत्र बिंदुसार थे 297 बीसी से लेकर 274 बीसी तक। और उसके बाद अशोक हुए 274 बीसी से लेकर 237 बीसी। उसके बाद कुषाण एम्पायर आ गया 20 एडी से लेकर 225 एडी तक। उसमें कनिष्क हुए 78 एडी से 120 एडी तक। उसके बाद हमारा गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। ये बोल्ड नहीं है लेकिन इसको बोल्ड कर लीजिए। गुप्ता एम्पायर 320 एडी से लेकर 606 एडी तक। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट हुए रूलर हुए? चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए 320 एडी से 330 एडी। उसके बाद समुद्रगुप्त 330 एडी से 380 एडी। और चंद्रगुप्त सेकेंड 380 एडी से 413 एडी। उसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड आ गया, जिसको वर्धन डायनेस्टी बोलते हैं, 580 एडी से लेकर 647 एडी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हर्षवर्धन ही थे, 606 एडी से लेकर 647 एडी तक। उसके बाद हमारा स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, तो इसके द्वारा स्टार्ट की 1206 से 1210 तक था। उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना, उसके बाद बलबन। इसके बाद खिलजी आ गए। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी सबसे इम्पोर्टेंट था, और ये इसके पहले इसके चाचा द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक और एक फिरोज शाह तुगलक, दो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसमें इब्राहिम लोधी। और इसके बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है 1526 से। तो सबसे पहले कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसको ब्रीफ में बस हमने आइडिया लगाने के लिए आपको बता दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो मुगल्स के बाद कुछ नए नए जो राज्य स्थापित हुए थे, तो उनको किसने किसने इस्टेब्लिश किया था। देखिए, हैदराबाद था 1724 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसको निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था। इनको चिन क्लिच खां भी बोलते थे। चिन CHIN क्लिच खान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अवध को 1722 से 24 के बीच में सादत खान बुरहान मुल्क के द्वारा। भरतपुर को 18वीं सेंचुरी में चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया था। कर्नाटक को भी 18वीं सेंचुरी में सदतुल्ला खान के द्वारा। बंगाल को 1719 से 20 में मुर्शीद कुली खां। रुहेल और बंगेश पठान, इसको मोहम्मद खान बंगेश के द्वारा। मैसूर को हैदर अली और जयपुर को राजा जय सिंह के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम आ जाते हैं बंगाल पे, सीधे अपने टॉपिक पे, मॉडर्न इंडिया पे 1750 के बाद। तो पहले बंगाल में क्या क्या था? बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, ये सब सारा था, तो इसी को हम बंगाल बोलते थे। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां वहाँ पे 1717 से लेकर 1724 के बीच में आया वहाँ पे। और इसको औरंगजेब ने इसको दीवान वहाँ का बनाया था। ठीक है दोस्तों। फिर इसने अपनी जो कैपिटल थी, पहले ढाका थी, ढाका से इसने नया शहर बसाया मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, और इसने ही बंगाल बसाया था। ठीक है। इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन खान आया, जिसने क्या किया, बिहार जो सूबा था उसको भी एनेक्स कर लिया था उस टाइम। उसके बाद सरफराज खान आया। उसके बाद आया अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद क्या था कि अली वर्दी खान के कोई लड़का नहीं था, तो इसकी लड़की थी। इसकी 3 लड़कियां थी। एक का नाम घसीटी बेगम था, और जो सबसे छोटी वाली लड़की थी उनका जो लड़का था उसको इन्होंने गद्दी बैठाया, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जो 1756 से लेकर 1757 तक गद्दी बैठा रहा। उसके बाद मीर जफ़र आया 1757 से लेकर 1760, और मीर जफ़र को जयकाल आप क्लाइव ही बोलते हैं, क्योंकि क्लाइव का काफ़ी होता भरोसेमंद था। उसके बाद मीर कासिम आया
मीर कासिम जो कि मीर जफ़र का दामाद था। उसके बाद फिर से इसने अपनी कैपिटल मुंगेर शिफ्ट कर ली थी, अटैक किया था अवध पे। तो जो कंपनी से जब हार गया तो पुणे से फिर से मीर जफ़र को फिर सत्ता सौंप दिए, जब तक वो मरा नहीं, 1763 लेके फरवरी 1765 तक। उसके बाद इसका लड़का मीर जाफ़र का लड़का नजमुद्दौला गद्दी पे बैठा। और फ़ारूक सियार जो 1713 से लेकर 19 के बीच में था, 1717 में इसने रॉयल फरमान जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अगला, जो कार्नेटिक वार थे, जो कि अंग्रेजों और फ्रांस के बीच जो थी उनके बीच में लड़े जाते हैं। तो जो सबसे पहला कार्नेटिक वार था वो लड़ा गया था 1746 लेके 1748 के मध्य। और उस टाइम पे क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुई थी, ठीक है। और इस जो बैटल है इसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारी हुई थी बैटल, सेकंड कार्नेटिक वार 1749 लेके 1754 के मध्य, इसको ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी के द्वारा सॉल्व किया गया। जो थर्ड हमारी बैटल थी जो 1756 से लेकर 1763 के मध्य हुई, इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस से इसमें जाके समाप्त हुई। और इसको 1760 में इसको बैटल ऑफ वांडीवास भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। जो कि यही जो बैटल थी ये अंग्रेजी शासन की नींव की कारण बना। और उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम थर्ड जो उस टाइम मुगल एम्परर था, इनके मध्य और ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो के बीच हुई, जिसको ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। जिसको कि बोलते हैं हम कि इसके बाद ही असली तरीके से पूर्ण तरीके से अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी कंपनी का हो पड़ा, भारत के ऊपर अधिकार हो गया। इसके बाद आ जाते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे। तो जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था ये 1756 से 1772 के मध्य चला। इसमें था क्या था कि कंपनी के पास तो दीवानी राइट आ गए थे और वो उसके पास अधिकार भी आ गया था कि जो सुबेदार हैं, डिप्टी सुबेदार, उनको अपॉइंट करने का और रिमूव करने का। लेकिन कंपनी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लोगों के प्रति, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम एंग्लो मैसूर वार के। तो जो सबसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1767 से 1769 के मध्य हुआ था। उस टाइम का जो गवर्नर था वर्लेस था और ट्रीटी ऑफ मद्रास इस टाइम साइन हुई थी। सेकेंड हुआ 1780 से लेकर 84 के मध्य, जिसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई और वारेन हेस्टिंग उस टाइम गवर्नर था। थर्ड 1790 से लेकर 1792 तक, इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई, उस टाइम कॉर्नवालिस था गवर्नर। और फोर्थ 1799 में ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो कि वेलेस्ली के टाइम पे साइन हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं सब्सिडरी अलायंसेज। तो ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, वेलेस्ली के द्वारा किया गया था सब्सिडरी अलायंस। और सबसे पहला सब्सिडरी अलायंस किसने साइन किया था, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था 1798 में। उसके बाद सेकंड नंबर पर मैसूर था 1799 में, थर्ड पे तंजौर था 1799 में, फोर्थ पे अवध था 1801 में, पांचवा पेशवा मराठा सिंधिया गायकवाड़। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। और वैसे सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स को जाता है, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, जिसने सबसे पहले 1740 में निजाम ऑफ हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य सब्सिडरी अलायंस इस्टेब्लिश किया। फ्रेंड्स, इसके आगे हम पढ़ते हैं मराठास से। तो जो मराठास थे, सबसे पहले जब शिवाजी महाराज का कोरोनेशन हुआ था छत्रपति के रूप में 1674 में, तब से हम इनका स्टार्टिंग मानते हैं। और 1818 में जब बाजीराव पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, जब वो हार गए, तब से मानते हैं मराठास का शासन एंड हो गया था। और जो मराठास थे वो मोदी स्क्रिप्ट यूज किया करते थे, और जो छत्रपति थे वो क्या किंग हुआ करते थे, जो पेशवा थे वो वजीर हुआ करते थे, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ है। तो जो बालाजी विश्वनाथ से सबसे पहले पेशवा, जो 1713 से लेकर 1720 तक रहे। उसके बाद कौन आया, बाजीराव फर्स्ट 1720 से लेकर 1740 तक, जिसकी जो मूवी आपने देख रखी है बाजीराव मस्तानी, वो इन्हीं पे बाजीराव फर्स्ट। उसके बाद आए बालाजी बाजीराव जो 1740 से लेकर 1761 तक हुए। उसके बाद आए
माधवराव 1761 से 1772 तक। उसके बाद नारायण राव जो इनके भाई थे 1772 से लेकर 1773 तक। उसके बाद इनके बच्चे हुए माधव नारायण राव, इनकी मृत्यु हो गई थी 1774 से लेकर 95 तक। उसके बाद सबसे आखिरी पेशवा रहे बाजीराव सेकंड, जो कि 1796 से लेकर 1818 तक रहे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं जो पेशवास थे, इनका जो सेंटर था, इनकी राजधानी थी जो भी, तो पेशवास कहाँ थे? पुणे में थे। जो होलकर थे वो इंदौर, जो सिंधिया थे वो ग्वालियर में, जो भोसले थे वो नागपुर में थे दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में जो नागपुर है वो उनका सेंटर हुआ करता था, और जो गायकवाड़ थे वो बड़ौदा में थे। ठीक है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं जो बैटल ऑफ पानीपत। तो 3 बैटल पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, जिसको फर्स्ट कब हुआ था? 1526 में, जिसको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। सेकेंड हुआ हमारा 1556 में, जो कि अकबर और हुमायूं विक्रमादित्य के मध्य लड़ा गया। और थर्ड हुआ 1761 में, जो कि मराठाज और अहमद शाह अब्दाली, नजब-उद-दौला और शुजा-उद-दौला, ये अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का किंग था, और ये अफ़गान दोआब रीजन का था, अफ़गान नजब-उद-दौला, और ये अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। जो पानीपत मूवी आई है वो इसी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे आई हुई है दोस्तों। और इसको याद करने का जो ट्रिक है, अगर इसको हम तीनों को याद करने का, तो क्या है? बी, हा, मा, और ये हमारी इसकी ट्रिक है। और इसको इस तरह बी, हा, मा ऐसे हम याद कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं एंग्लो मराठा वार। तो जो एंग्लो मराठा वार हुई, उसमें सबसे पहले एंग्लो मराठा वार हुई 1776 से लेकर 1782 के मध्य, और उस टाइम वारेन हेस्टिंग था गवर्नर, और उस टाइम ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई। सेकेंड 1803 से लेकर 1805 में वेलेजली उस टाइम था, और ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई। और थर्ड 1817 से 18 में जब मराठा शासन एंड हो गया, और उसमें लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम वो था। इसके बाद हम आ जाते हैं पंजाब में। तो पंजाब या इसको सिख एम्पायर बोलते थे, जिसको सरदार खालसा बोलते थे। तो इसको इस्टेब्लिश किया था महाराजा रणजीत सिंह ने 1780 से 1839 के मध्य उनका जीवन काल था। और ये कहाँ थे, किससे थे बिलोंग करते थे? सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। और इनकी 2 कैपिटल थी, एक लाहौर पॉलिटिकल कैपिटल थी, अमृतसर कल्चरल और रिलीजियस कैपिटल थी। 1809 में इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ पीस साइन की थी इंग्लिश ब्रिटिशर से, जिसमें रिवर सतलुज को बाउंड्री माना गया था ब्रिटिशर और सिख्स के बीच में। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कई साल तक आपस में कलह चलता है, फिर से दलीप सिंह को नए राजा बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ब्रिटिशर फिर इस ट्रीटी को तोड़ते हुए एनेक्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट वार हुआ था एंग्लो सिक्स के बीच 1845-46 में हुआ, हेनरी हार्डिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। और सेकेंड 1848-49 में हुआ, जिसमें डलहौजी जो उस टाइम आ रखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट कौन गया था? सतारा गया था, और सबसे लास्ट नागपुर गया था। ठीक है। आगे यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है एंग्लो अफगान वार, एंग्लो अफगान वार। तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा कब। जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था वो कब हुआ था? 1838 लेके 1842 के मध्य। सेकेंड हुआ हमारा 1878 से लेके 80 के बीच। और थर्ड हुआ हमारा जो वो 1919 के मध्य हुआ एंग्लो अफगान वार। और एक एंग्लो बर्मीज वार भी हुआ, एंग्लो और बर्माज के बीच। तो एक कब हुआ? 1824 में हुआ दोस्तों। ठीक है। अगला आ जाते हैं हम सीधे अब जो कंपनी रूल था और इसके बीच में क्या क्या हुआ था, कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो कंपनी रूल था 1773 लेकर 1858 तक। उसके बाद क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया 1858 से 1947 तक। तो इसमें कौन कौन से एक्ट आए? सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, और उसके बाद सबसे लास्ट चार्टर एक्ट आया 1853 में। 1857 में फिर से क्रांति हो गई, उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में। फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया। फिर से मॉर्ले मिंटो एक्ट आया 1909 में। फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड
एक्ट बोलते हैं 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आया। उसके बाद आया हमारा अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स ऑफर आया 1942 में, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, माउंट बेटन प्लान आया 1947 में जिसके थ्रू हमें आज़ादी मिली, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं जो कंपनी का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का क्या था। तो 1600 में 31 दिसंबर 1600 को कंपनी फॉर्म हुई थी और उसको ट्रेडिंग राइट मिला था 15 साल के लिए। फिर से 1615 में उसको इनफाइनाइट टाइम के लिए क्वीन ने वो दे दिया कि आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी जिससे इसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं कंपनी को। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध या 1765 जो बक्सर का युद्ध होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाती है। इसके बाद हमने ऊपर पढ़ा था कई सारे चार्टर एक्ट्स आए, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, ये हमारे आगे चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सबसे पहला उसके बाद सबसे पहले रेगुलेशन का आया 1773 में। उस टाइम क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे 24 मेंबर थे, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम कौन था गवर्नर, उस टाइम वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था हमारा गवर्नर था, जो बंगाल का उस टाइम गवर्नर हुआ करता था। और वारेन हेस्टिंग कब से कब तक था, 1772 से लेके 1785 तक था उसका गवर्नर। तो बस वो 1772 से लेके 73 तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहा, और फिर से 1773 से लेके 1785 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी जो 4+1 था, 4 नॉर्मल मेंबर था और एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई थी कलकत्ता में 1774 में, जिसमें 3 जज और एक चीफ जस्टिस का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो 3+1 है ये हमारी जो गवर्नर जनरल काउंसिल उसके बारे में बता रहा है कि उसमें क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 3+1 ही चलती रही। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया जिसमें 6 मेंबर होंगे टोटल, 2 ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे और 4 प्रिवी काउंसिल से होंगे। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, और उसके बाद जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बंगाल वाले की, फिर से हमारे पास जो CAD जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ये हमारे COD। उसके बाद BOC जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 मेंबर अभी बना। उसके बाद इंग्लैंड के PM और इंग्लैंड का पार्लियामेंट, ये हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, और जो COD था वो कमर्शियल मैटर्स को करता था, और जो BOC था वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखा करता था। ठीक है, उसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793। इसमें 3+1 वो बना रहा, और इसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ वो किया गया था। फिर से 1813 में आया अगला, और ये हर 20-20 साल पे एक्ट आता था। तो सबसे पहले इसलिए देखें, सबसे पहले 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 73 के बाद फिर से 93 में आया, 1793 में, फिर से 1813 में आया, फिर से 33 में आया, फिर 53 में आया। ठीक है, फिर से 1813 में आया। इसमें भी सेम जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो सेम बनी रही, और इसमें क्या था, कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो ट्रेडिंग की अभी तक मोनोपोली दे रखी थी, उसको एंड कर दिया गया। बस 2 चीज़ें छोड़ रखी थी, एक क्या, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेडिंग टी, ये 2 मोनोपोली अभी बनी हुई थी, जिसको कि नेक्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1833 वाला आया, जिसमें क्या कि गवर्नर जनरल काउंसिल में एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया, और ये जो एक नया मेंबर ऐड हुआ ये कौन था, लॉ मेंबर था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो 2 एक्सेप्शन जो पहले दे रखा थे, ट्रेड विथ चाइना और ट्रेड इन टी, इस दोनों को भी ख़त्म कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो इस टाइम, उनका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उस टाइम पे विलियम बेंटिंग था जो कि 1828 से 1835 टोटल टाइम था उसका। तो 1828 से 1833 तक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा, और 1833 से 1835 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा। तो जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था विलियम बेंटिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1853 में, जिसमें जो COD थी, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर थे,
उसको 24 से घटा के 18 कर दिया गया। और जो ICS एग्ज़ाम था उसको ओपन कर दिया गया सभी के लिए। तो 1864 में सबसे पहले SN टैगोर ने प्रथम भारतीय बने जो कि ICS एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो 4+1 थे, उसमें 6 और नए मेंबर ऐड हो गए। उसमें 2 कहाँ से होंगे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से, और 4 ICS होंगे। ये नया वो बन गया उसका। अब आगे हम देख लेते हैं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी रेवेन्यू पॉलिसी। ये 3 इम्पॉर्टेंट उनकी रेवेन्यू पॉलिसी थी, रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनका सिस्टम। एक था उनका परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम ज़मींदारी सेटलमेंट भी बोलते थे। ये लाया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये कहाँ कहाँ मेनली था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस तक था। इसमें लगभग 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो उस टाइम का था वो कवर होता था। और इसमें क्या होता था कोई ज़मींदार को टोटल 10/11 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में दे देना होता था, और 1/10 हिस्सा अपने पास वो रख सकता था। और इसको सनसेट लॉ भी बोलते थे, क्योंकि जो भी टाइम फिक्स होता था वो शाम को सनसेट के टाइम तक फिक्स होता था, सनसेट तक ही दे देना रहता था टैक्सेस कलेक्ट करके ज़मींदार को। दूसरा सिस्टम था रॉयटवारी। तो रॉयट मतलब होता है पीजेंट्स। इसको लाया था थॉमस मुंडो ने और अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में। और ये कहाँ था, मद्रास, बॉम्बे, सिंध, बेरार और जो पार्ट ऑफ आसाम है उसमें। और ये लगभग 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर करता था। ये सबसे ज़्यादा ब्रिटिश इंडिया को कवर करता था। जो सबसे लास्ट था वो क्या था, महालवारी सिस्टम, जिसको लाया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। और ये क्या था, इसको बोलते थे टेम्परेरी ज़मींदारी सिस्टम। ये कहाँ था, पंजाब, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न यूपी में था, जो कि लगभग 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया कवर करता था। ठीक है दोस्तों, तो जो राइट वारी सेटलमेंट सिस्टम था वही सबसे अधिक ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा कवर किया करता था। लेकिन चलिए सबसे फेमस था वो कौन सा था, परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सेटलमेंट। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये 10 मई 1857 को हुई थी, मेरठ में हुई थी। इसके कई सारे कारण थे, जैसे इकोनॉमिक कारण थे कि मिजरीज थी आर्टिसन की और हैंडीक्राफ्ट की, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा करते थे। पॉलिटिकल काजेज था कि जैसे इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इससे लोगों के अंदर अलग गुस्सा था। जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट 1856 में, कैनिंग 1856 से 62 के मध्य उसने लेके आया था जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट, जिसके कहीं पर भी किसी की पोस्टिंग कहीं हो सकती थी। 1856 प्रिंस फखरुद्दीन की डेथ होने के बाद हाउस ऑफ मुगल्स में भी वो हो गया था, कोई था नहीं आगे वो करने वाला। सोशियो रिलीजियस कॉजेज, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसको लेक्सी लोकाई एक्ट आया, जिसके अंडर क्या था दोस्तों कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसको सीज नहीं कर सकते, जो जैसे उसके जो फादर्स हैं वो उसको प्रॉपर्टी से सीज नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते। सती रेगुलेशन एक्ट आया 1829 में, बेंटिक के टाइम में। विडो रीमैरेज एक्ट आया 1856 में, डलहौजी के टाइम में। और एक्ट 5 ऑफ 1843 जिसने स्लेवरी को इलीगल कर दिया था इंडिया में। तो इससे भी लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि ये तो लोगों के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा था अंदर। ठीक है दोस्तों, और उस टाइम और इवेंट्स क्या क्या थे जो कारण बने। तो फर्स्ट अफगान वार हुआ था 1829 से 1842 के मध्य। ठीक है, इसके अलावा पंजाब वार भी हुआ था 1845 से 49, क्रीमियन वार हुआ 1854 से 56, संथाल रिबेलियन हुआ 1855 से 57। और उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट हो रखे थे, जैसे होम रिबेलियन हुआ था 1828 में आसाम में, कोल हुआ था 1832 से 34 झारखंड में या छोटा नागपुर प्लेटी में, संथाल 1855-57 राजमहल हिल्स में बिहार बंगाल में, और एक आजमगढ़ रिबेलियन हुआ था जिसको इंडियन रिबेल मैनिफेस्टो बोलते थे 1857 से जस्ट पहले 1857 में ही हुआ था। इसके अलावा कुछ जो बंगाल 1764 में, बेल्डौर में 1806 में और बैरकपुर में 1825 में कुछ छोटे छोटे रिवोल्ट पहले भी हो रखे थे। और जो बेल्लौर म्यूटनी थी इसको 1857 की क्रांति का वार्म अप इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको बलवंत राव फड़के के द्वारा हेड किया गया था। ठीक, और दोस्तों ये जो 1857 की क्रांति थी ये मेरठ से स्टार्ट हुई 10 मई 1857 को, और फैली किसके एरिया कहाँ तक स्प्रेड हो गया था, नॉर्थ में पंजाब तक स्प्रेड था, और ईस्ट में बिहार, हम साउथ में जाएंगे तो नर्मदा रिवर के कोने तक, और हमारा वेस्ट में राजपूताना तक ये फैला हुआ था। और मेरठ से पहले 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में बहरामपुर में म्यूटिनी हुई थी फरवरी 1857 में। 34th नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर मंगल पांडे ने फायर कर दिया था, जो सर्जेंट था, जिसको
और इनको 6 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। और मेरठ में क्या थर्ड नेटिव कैलरी में 24 अप्रैल को रिफ्यूज कर दिया गया था कि इसमें जो जो बनी हुई हैं कटगेज बने हुए हैं उसमें ये फैल गया कि नहीं, सूअर और गाय के मांस से बना हुआ है, तो सबने मना कर दिया कि इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। 9 मई को क्या हुआ कि उसमें 85 को डिसमिस करके उनको 10 साल का जेल भेज दिया गया। 10 मई को इन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को रिलीज़ कर दिया और उसके बाद क्रांति प्रारंभ हो गई। अब ये जो अलग अलग सेंटर थे और वहाँ कौन कौन वहाँ का लीडर था इसको हम देख लेते हैं। तो दिल्ली से लीड करते बहादुर शाह जफर और बख्त खान, और इसको 11 मई को स्टार्ट हुई थी और इसको सप्रेस किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पे जॉन निकोलसन, मेजर आउटरम और हडसन के द्वारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका लड़का बिजरिस कादिर, जिसको कोलिन कैम्पबेल ने सप्रेस किया था। कानपुर में नाना साहेब और तांत्या टोपे। नाना साहेब बाजीराव सेकंड जो हमने पढ़ा था मराठा एम्पायर के लास्ट पेशवा थे, उनके अडॉप्टेड सन थे और इसको भी कोलिन कैम्पबेल ने वो किया था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, जिसको ह्यूज रोज ने सप्रेस किया। आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जिसको विंस्लो टेलर ने सप्रेस किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लीड कर थे, जो कि मद्रास के नेटिव रहने वाले थे, लेकिन जो आके फैजाबाद में आके बस गए थे, और उसको कर्नल नाइल ने सप्रेस किया। इलाहाबाद में लिकायत अली लीड कर रहे थे, जिसको भी कर्नल नाइल ने सप्रेस किया था। बरेली से खान बहादुर खान, जो कि रोहिलखंड के उसके पहले रूलर थे, और इसको विंसेंट आयर ने। फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेनार्ड ने। मेरठ में कदम सिंह, आसाम में दीवान मनी रामदत्त, संबलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। तो दोस्तों 1859 के एंड होते होते ये पूरी तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से रीस्टैब्लिश हो गई थी। जो 1857 की क्रांति है उसको पूर्णतः दबा दिया गया था, और जून 1858 में जब ग्वालियर फोर्ट को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तब एक तरह से जो 1857 की क्रांति पूर्णतः एक तरह से समाप्ति की तरफ हो गई थी। 1857 की क्रांति में कमल और रोटी को इंडिपेंडेंट का सिंबल चूज किया गया था, और 1859 में दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी थी, जो कि नील म्यूटनी पर बेस्ड थी, जो कि नदिया गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ हुआ था। इसके बाद जो हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी जो 1857 की क्रांति पर आधारित है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई। सिपाही मुटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार के द्वारा। 1857, एस.एन. सेन के द्वारा। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, टी.आर. होम्स के द्वारा। कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। अब जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई फ्रेंड्स, उसके बाद एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया 1858 में। तो 1 नवंबर 1858 को क्वीन ने बोला कि क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया, क्वींस प्रोक्लेमेशन, कब, इलाहाबाद दरबार स्टेट में। उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। तो वो हुआ कि कंपनी का रूल अब से ख़त्म होता है और अब से क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमने पढ़ा था BOC और COD थे, ये दोनों एबॉलिश कर दिए गए। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम कैनिंग, अब वो उसकी जगह वाइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, और एक 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिसको हम इंडियन काउंसिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो जो देखिए पहले का स्ट्रक्चर क्या था, गवर्नर ऑफ ये बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, उसके ऊपर गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी जो बंगाल की, और उसके बाद COD, BOC और PM, और उसके ऊपर पार्लियामेंट या क्राउन हुआ करता था। और फ्रेंड्स शायद मैंने पीछे आपको गलती से यहाँ गवर्नर ऑफ बंगाल बोल दिया था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है। अब 1858 के बाद क्या चेंजेज आए, ये 1858 के बाद क्या क्या चेंजेज आ गए, तो वहाँ पे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास की पोजीशन सेम रही, लेकिन जहाँ गवर्नर जनरल काउंसिल थे वहाँ वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ले लिया, और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जगह ले लिया इन्होंने, BOC और COD की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या SS ने ले लिया, और उसके बाद PM, फिर क्राउन। 1859 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जिसको नील क्रांति, जिसपे दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था, ये बता दिया हमने। और 1860 में IPC होगा, इंडियन पेनल कोड आए।
इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें क्या 4+1 जो पहले जो चल रहा था वो, और उसमें 6 मेंबर और, जिसमें मिनिमम 6 मेंबर, 12 मैक्सिमम 12 मेंबर होकर हो सकते थे। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने, जो वायसराय थे उस टाइम, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। कौन कौन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये तीनों लोग को किया गया था, नॉमिनेट किया गया था इनके द्वारा। उसके बाद 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इस्टेब्लिश हुई, कहाँ, बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1866 में, और पंजाब में 1897 में। इसके अलावा 3 नई हाई कोर्ट बनी, कहाँ 1862 में, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है कब बनी थी, 1866 में बनी थी। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, लॉर्ड कैनिंग ने वो किया था कि ऑर्डिनेंस देने का पावर था इमरजेंसी के टाइम में, और जिसकी लाइफ क्या होगी, 6 मंथ होगी। 1861 में सिविल सर्विसेज एक्ट आया। 1863 में सत्येंद्र नाथ एसन टैगोर, जो पहले इंडियन बने, जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करा था। उसके बाद हमारा आ गया 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में, जिसमें जो पहले वाली जो मेंबर थे उसमें 5+1 जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और +6 की जगह अब टोटल 10, मिनिमम 10 मेंबर ऐड किए जा सकते थे और मैक्सिमम 16 मेंबर ऐड किए जा सकते थे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आगे हम इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड उनके लीडर्स। तो जो हमारे सबसे पहले लीडर्स आए कौन थे, राजा राम मोहन राय, जो कि 1772 से लेकर 1833 तक थे, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। इनको जो राजा का टाइटल दिया था वो अकबर सेकंड ने दिया था। 1809 में इन्होंने लिखी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करा डेविड हरे की मदद से। डेविड हरे कौन थे, एक डच वॉच मेकर थे। और 1820 में इन्होंने परसेप्ट ऑफ ज्यूस बुक लिखी। 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि इंडियन और वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस पढ़ाई जाती थी। 1818 में इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल स्टार्ट किया था। अब आगे देखते हैं। 1814 में आत्मीय सभा बनी, जो कि 1828 में जाके ब्रह्मो समाज में हो गई, और 1830 में जाके फाइनली ब्रह्मो समाज बना, ठीक है। और ये सबसे पहला ऐसा रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि मॉडर्न टाइप का था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या लिखा, संवाद कौमुदी लिखी बंगाली में, और मिरातुल अकबर लिखा पर्शियन लैंग्वेज में। और इन्होंने वेदाज और 5 उपनिषद को बंगाली भाषा में ट्रांसलेट किया था। तो इस राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्मो समाज था उसके विरोध में एक धर्म सभा इस्टेब्लिश करी थी राजा राधाकांत देव, जो कि बनारस के थे, ब्रह्मो समाज के अपोज करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं कि बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले पहले पर्सन थे। अगला आ जाते हैं हम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, जो कि 1817 से 1905 तक रहे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे। इन्होंने 1839 में तत्वबोधनी सभा इस्टेब्लिश करी, और इन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका भी लिखी बंगाली में, ठीक है। 1842 में इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया था, और 1866 में इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज बनाया। और इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनका भी काफ़ी विरोध किया था। इसके बाद अगला आ जाता है हम केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन ने 1858 में ज्वाइन करा ब्रह्मो समाज और आचार्य बन गए। टैगोर ने इनको बनाया था। 1865 में इनको आचार्य पद से रिमूव कर दिया गया। 1863 में इन्होंने प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश करा बॉम्बे में। 1866 में इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया, जो कि आगे टूट कर साधारण ब्रह्मो समाज में डिवाइड हो गया। अब अच्छा, ब्रह्मो समाज की एक बार जर्नी फिर से देख लेते हैं। देखिए 1814 में क्या बना था, आत्मीय सभा बनी थी। आत्मीय सभा हो गई, ब्रह्मो सभा हो गई 1828 में, ब्रह्मो सभा हो गई, ब्रह्मो समाज हो गई 1830 में। अब इसमें 2 फैक्शन हो गए। 1866 में एक आदि ब्रह्मो समाज जो कि टैगोर का था, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन वाला था। केशव चंद्र सेन वाला फिर से 1878 में फिर से टूट गया, जिसको साधारण ब्रह्मो समाज बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे, ठीक है।
और इन्होंने संस्कृत कॉलेज ओपन किया था नॉन ब्राह्मण्स के लिए, और इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल भी ऑर्गेनाइज किए, और ये बेथुने स्कूल के सेक्रेटरी थे 1849 में। उन्होंने सोम प्रकाश नामक पत्रिका भी लिखी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हेनरी विवियन डॉर्जियो के बारे में, जिनको हम याद करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के कारण। ये पहले नेशनलिस्ट पोएट थे मॉडर्न इंडिया के, ठीक है, और फ्रेंच मूवमेंट से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और हिंदू कॉलेज में टीचर थे। बाद में इनको यहाँ से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में। ज्योतिबा फुले 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी। और इन्होंने भगवान राम की जगह राजा बलि को अपना आराध्य मानना था, उनकी पूजा करते। इनका जो कार्य था क्या था, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, इनकी 2 किताबें थी। इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, इन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट किया था पुणे में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परमहंस मंडली या परमहंस सभा। तो इसको फाउंड किया गया था महाराष्ट्र बॉम्बे में 1849 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, जो कि सिर्फ वन गॉड में बिलीव करते थे और मोनोथिज्म में इनका एम्फेसिस था। ये कास्ट रूल को ब्रेक करना चाहते थे, और इन्होंने अपना कहा पूना, सतारा और महाराष्ट्र के और अदर टाउन्स में अपना इस्टेब्लिश करा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश हुआ था 1863 में, किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इसमें और कौन कौन लीडर थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, आरजी भांडरकर थे, एनजी चंद्रवरकर थे, और ददोबा पांडुरंग जो कि आत्माराम पांडुरंग के भाई थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब महादेव गोविंद रनाडे जी के बारे में। महादेव गोविंद रनाडे जो हैं, ये 1887 में इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया था, INSC, जिसको बाद में सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया, ठीक है। इन्होंने एक प्लेज मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी, और इन्होंने चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करने, पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी काम किया। इसके बाद हम आगे चले आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे। तो इन्होंने 1905 में इस्टेब्लिश करी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और 1915 में ये मर गए थे। और गांधी जी के गुरु थे, लेकिन गांधी जी ने कभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी थी, ठीक है। अगला हम आ जाते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने 1832 में कौन सी पत्रिका निकाली, दर्पण पत्रिका निकाली बॉम्बे में, ठीक है। अगला गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। इन्होंने बोला था कि जो कि रिलीजन अगर सोशल रिफॉर्म नहीं देता है तो रिलीजन को ही चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। अगला हम चले आते हैं सीधे ज्ञान प्रकाश मंडली, जो कि स्टूडेंट लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी थी। इसको 1848 में फाउंड किया गया था, और इसकी 2 ब्रांच, एक मराठी और एक गुजराती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नारायण मल्हार जोशी, जिन्होंने क्या किया, सोशल सर्विसेज लीग इस्टेब्लिश करी बॉम्बे में, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी 1920 में फाउंड करा था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। तो इन्होंने लिखा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और और देख लेते हैं हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, रामकृष्ण मूवमेंट स्टार्ट करा था, जो भक्ति और योग से रिलेटेड थे। इन्होंने बोला था कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, अगर हम मनुष्य की सेवा करते हैं तो वही भगवान की सच्ची सेवा होगी। और 1893 में विवेकानंद जी शिकागो गए धर्म सम्मेलन में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन या पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जिसको बोला जाता था। और वापस आके 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। कहाँ, उसका हेडक्वार्टर था बेल्लूर, कोलकाता के निकट, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जो कि 1823 से लेकर 1883 तक रहे। और इन्होंने 1845 से लेकर 1860 तक देश के विभिन्न भागों में घूमा, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी बॉम्बे में, और बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया कहाँ, लाहौर। इन्होंने 2 बुक भी लिखी, सत्यार्थ प्रकाश लिखा और गौ करुणा निधि लिखी की एक पैम्पलेट लिखा। अब जो आर्य समाज था उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 2 सेक्शन थे, एक प्रोग्रेसिव सेक्शन था और एक कंजर्वेटिव सेक्शन था। तो जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था वो किसकी बात करता था, मॉडर्न एजुकेशन की, मीट ईटिंग
और इसको कौन लीड कर रहा था? लाला लाजपत राय, हंसराज, इन लोग ने लीड करा था। इन्होंने क्या किया? 1886 में एक डीएवी कॉलेज भी इस्टेब्लिश करा इसके अंदर। और जो कंजर्वेटिव सेक्शन था वो क्या, वैदिक एजुकेशन और वेजिटेरियन इन सब चीज़ों में वो करता था। इन्होंने भी एक कॉलेज अपना स्कूल इस्टेब्लिश करा, उसको गुरुकुल 1902 में हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ठीक है। और आर्य समाज ने जो शादी की उम्र थी वो फिक्स कर दी थी, बॉयज़ की 25 साल और लड़कियों की 16 साल। और अब आज वहाँ आ जाते हैं मुस्लिम्स में। तो मुस्लिम में जो नाम आता है सैयद अहमद खान का आता है, जो 1817 से लेकर 1898 तक रहे, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की भी स्टार्ट करा था। तो ये फिर 1869 में लंदन चले गए, 1870 में वापस आए। 1875 में इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इस्टेब्लिश करा। इन्होंने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश करा और दयानंद सरस्वती ने सेम उसी टाइम क्या किया, आर्य समाज की स्थापना करी। ठीक है। और जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो इसको आज के टाइम में हम जानते हैं, उस बन के हो गया। 1878 में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए और 1888 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। ठीक है। इन्होंने लॉयल मोहम्मडन्स टू इंडिया बुक पब्लिश करी। इन्होंने एक जर्नल भी लिखा, तहजीब अल अख्तर। और ये मुस्लिम पार्टी कौम के बारे में भी बात करना स्टार्ट कर दिया था सेपरेट। और क्या, जो दादा भाई नौरोजी ने एक दिया था ड्रेन थ्योरी, उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट, जिसको वो स्टार्ट किया गया था शाह वलीउल्लाह के द्वारा। ठीक है। जो कि 18वीं सेंचुरी के पहले मुस्लिम लीडर थे। ठीक है। इन्होंने क्या कन्वर्ट करना चाहा, दारुल इंडिया को दारुल हराब टू दारुल इस्लाम, मतलब ये कहना चाहते थे कि इंडिया क्या लैंड ऑफ काफिर है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लैंड ऑफ इस्लाम में। ठीक है। ये वहाबी मूवमेंट की ये आइडिया थे। अब्दुल वहाब जो सऊदी अरेबिया का था, उससे प्रेरित थे सब। ठीक है। और तो इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आज हम आ जाते हैं तीतू मीर के बारे में। तीतू मीर मूवमेंट किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी थी? मीर निथार अली के द्वारा। ठीक है। और जो कि मुस्लिम पीजेंट्स बंगाल के जो थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स, उनके अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फरजाई मूवमेंट या फराईदी मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था हाजी शरीयत अल्लाह के द्वारा। और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया उनके जो लड़के थे दादू मियाँ, उनके द्वारा। ठीक है। और ये 1840 में रिवॉल्यूशनरी बन गया टू फाइट हिंदू लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध। नेक्स्ट हमारी क्या है, अहमदिया मूवमेंट, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ये मोहम्मद रेनेसांस था जो जिहाद का अपोज करती थी। नेक्स्ट आ गया हम देवबंद मूवमेंट, जो कि मोहम्मद कासी नैनोतवी और राशिद अहमद गंगोही, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था देवबंद सहारनपुर में। ठीक है। जो कि वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ था और काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था मुस्लिम उलेमा का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पारसीज के बारे में। तो पारसीज के रिफॉर्म मूवमेंट के, तो इनका थे रहनुमाई मध्यासन सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851 में बना था, जो कि एजुकेटेड पारसीज का ग्रुप था। और इन्होंने एक राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका भी स्टार्ट करी थी, न्यूज़पेपर स्टार्ट करता, सॉरी। अगला हम आ जाते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, जो सबसे पहली थी कौन सी, सिंह सभा मूवमेंट थी, जिसको इस्टेब्लिश करा गया 1873 में अमृतसर में। और एक खालसा स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश करा था इस। अगला है हमारी अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट क्या था, सिंह सभा मूवमेंट का ही ऑफशूट था। ठीक है। और इसका एम था कि जो गुरुद्वारास था उनको उदासी महंत से छुड़ाना। और ये रिलीजियस मूवमेंट थी, न कि कम्युनल मूवमेंट थी। और इसी से आया सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में, जो कि 1925 में अमेंड किया गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके थ्रू बनी 1925 में। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी थियोसोफिकल सोसाइटी, 1875 में ये भी इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि मद्रास में जो कि मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल HS ऑलकॉट के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी न्यूयॉर्क में, जिसको बाद में जिसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके अडियार चेन्नई के पास कर दिया गया था 1882 में। ठीक है। और इसने अपनी जो इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, जो उपनिषद हैं, संख्या, योग, वेदांत, स्कूल ऑफ थॉट, इससे लिया था। 1907 में एनी बेसेंट इसकी
प्रेसिडेंट बन गए, जब तक उनकी डेथ नहीं तब तक वो इसकी प्रेसिडेंट बनी रही, ठीक है। और एनी बेसेंट ने क्या क्या काम करा, इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में इस्टेब्लिश करा, जो कि बाद में BHU के फॉर्मेशन का वो बना। 1914 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। 1916 में इन्होंने अपना होम रूल लीग स्टार्ट करा था, और 1917 में पहली बार प्रथम कोई महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की वीमेन बनी थी कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो 1876 में लॉर्ड लिटन बना हमारा जो गवर्नर, वो सॉरी वाइसराय। उसके बाद लॉर्ड रिपन, उसके बाद लॉर्ड डफरिन। तो लिटन, रिपन, डफरिन, इसको ऐसे याद करेंगे। 76 से 80 तक था, ये 80 से 84 और ये 84 से 88, 4-4 सालों का सबका टेन्योर था। तो 1876 में आया हमारा रॉयल टाइटल्स एक्ट। इसमें क्वीन विक्टोरिया को क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया या कैसर हिंद की उपाधि दी गई 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार के अंदर, ठीक है, जो कि लिटन ने दिया था। और जो मैक्सिमम एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज की उसको रिड्यूस करके 21 से 19 साल कर दिया गया 1877 में। और इंडियन एसोसिएशन फॉर्म किया गया किसके द्वारा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 25 जुलाई 1876 को। उसके बाद हमारा आया आर्म्स एक्ट आया 1878 में, जो कि इंडियंस को आर्म्स रखने के लिए डिसअलाउ कर दिया, और जो कि यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस हैं उनको इससे हटा दिया गया कि उनको वो रख सकते थे आर्म्स। उसके बाद हमारा आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, जिसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने को बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया था। और अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष की थी, ठीक है दोस्तों। 1880 में रिपन वायसराय बनते हैं, और रिपन काफ़ी लिबरल वायसराय थे, तो इन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया था 1882 में, ठीक है। अब हम एक बार टाइमलाइन से देख लेते हैं। तो 1869 में लॉर्ड मायो बना नया वायसराय, और 2 अक्टूबर को 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट आया, और पूना में सार्वजनिक सभा MG रानाडे द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया। 1872 में फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस किया गया, जो कि लॉर्ड मायो के ही अंडर हुआ था। और जो हेनरी वाल्टर हैं उनको इंडियन सेंसस का फादर माना जाता है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 1830 में ढाका में ही सेंसस कंडक्ट किया था। और ये जो सबसे 1872 जो पहला ऑल इंडिया सेंसस का वो हुआ था, कंडक्ट हुआ था, वो 4 पैरामीटर पे हुआ था, कास्ट पे, रिलीजन पे, प्रोफेशन पे और एज, ये 4 क्राइटेरिया उसमें रखे गए थे। 1872 में द नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिसको सिविल मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बोलते थे, जो कि 14 साल से कम तक के लोगों की मैरिज को प्रोहिबिट करता था। 1875 में बता दिया सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो कॉलेज इस्टेब्लिश करा था। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर्म किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1880 में रिपन वायसराय बन गए। 1881 में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट आया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इसमें क्या, चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर्स को प्राइवेट कर दिया गया काम करने से, और दिन में 1 घंटा और मंथ में 4 दिन की छुट्टी थी जाने लगी। उसके बाद 1881 में सिंक्रोनस सेंसस आया, पहली बार सही वाला सेंसस 1881 में आया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया। 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन आया, जो कि उड्स डिस्पैच 1854 के बाद आया था। 1883 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, और 1883 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं उस टाइम कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन बने थे। तो बंगाल में देखते हैं कौन सा बना था, द बंग भाषा परीक्षा सभा, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1836 में, ठीक है। और जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी 1843 में, जिसको 1851 में मर्ज हो गई, किसमें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज हो गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में। इंडियन लीग बनी 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता बना, जो कि बाद में इंडियन लीग हो गई थी, ठीक है। और 1876 में सुरेंद्र नाथ
बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसको बनाया गया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। ठीक है, आगे हम बॉम्बे में देख लेते हैं। तो बॉम्बे में उस टाइम क्या बना था, द पूना सार्वजनिक सभा बनी थी, जो कि महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी 1867 में। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जो भी बोल सकते कि मुंबई पहले नाम लेते हैं, बाद में मुंबई नाम पड़ा, जो कि बनाया गया 26 नवंबर 1804 को सर जेम्स मैकलिंटोश के द्वारा। आगे हम देख लेते हैं मद्रास में। मद्रास में द मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश की गई 1884 में, जो कि बी सुब्रमण्यम अय्यर, एम विरागचारी और पी आनंद चोल के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, थोड़ा हम बीजी तिलक के बारे में देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्मे थे। इन्होंने क्या मराठा लिखा, मराठा इंग्लिश में लिखा और केसरी मराठी में लिखा। ठीक है, यही याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हम हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए एग्जाम में कि मराठा मराठी में नहीं, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। 1893 में इन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया और 1895 में शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया था। 1896 में प्लेग फैल गया था, तो उसके लिए प्लेग कमीशन बना, जो कि जस्टिस रांड की अध्यक्षता में बना था, जिसकी और तिलक की बातों से प्रभावित होकर चापेकर ब्रदर्स ने जस्टिस रांड को 1897 में गोली मार दी थी। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, जो कि उस टाइम का 1885 में जो बना था, जिसको एओ ह्यूम्स के द्वारा बनाया गया था, एलन ऑक्टाविन ह्यूम्स, बम्बई में दिसंबर 1885 में। और इसका जो सबसे पहला सेशन हुआ था दिसंबर 1885 में, इसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसको प्रेसिडेंट किसके द्वारा किया गया था, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, WC बनर्जी, जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो क्रिटिक्स हैं वो क्या बोलते हैं कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी देते हैं, कि ये अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी के लिए इसको बनाया था। जो उसके सपोर्टर हैं वो क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी देते हैं, कि ये मतलब कंडक्टर का काम करा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे हमने इसको पढ़ी रखा था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ऊपर, हम आगे चले आते हैं। और 1886 में जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है। ठीक है, 1890 में जो कादम्बिनी गांगुली थी, जो कि पहली महिला ग्रेजुएट थी, हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर की कौन थे हमारे सबसे पहले क्या बोलते हैं फर्स्ट ग्रेजुएट, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे हमारे सबसे पहले, और वीमेंस में फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट थी कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने 1890 में कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया, जो कि क्या दिखाता है कि वीमेंस का पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, 1899 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की गई लंदन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो 1888 में लॉर्ड लैंसडाउन वाइसराय बना इंडिया का। और 1888 में और क्या हुआ, फर्स्ट टेम्पल ऑफ फॉर अनटचेबल्स स्टार्ट किया गया RVPM विलेज, जो कि केरला में पड़ता है, किसके द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा, जो कि शिवा टेम्पल था। और ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की गई लंदन में, जो कि वॉइस ऑफ इंडिया जर्नल स्टार्ट करा। ठीक, उसके बाद हमारा आया, हमने भी इसके पहले पढ़ा था कि रिपन के टाइम पे हमारा आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। तो और हमारा जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया वो 1891 में आया, 1891 में आया। और इसमें क्या हुआ, इसमें 9 ईयर से बिलो तक की एज को प्रोहिबिट कर दिया था। पिछली बार 7 ईयर था, इसमें 9 ईयर। और इसमें वीमेंस के लिए 11 आवर्स का वर्क और रात की नाइट ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। 1892 में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जो कि मैरिज बिफोर 12 ईयर्स ऑफ गर्ल्स को प्रोहिबिट करता था। ये फ्रेंड्स सॉरी, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, 1892 में नहीं, 1891 में आया था। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसमें 10 से 16 मेंबर हो गए, जो कि बजट
को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन पूछ सकते थे। 1893 में बता दिया था गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था रायगढ़ फोर्ट पुणे से। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दिया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए 11 सितंबर, जिसको 9/11 से याद कर सकते हैं। 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के मध्य डूरंड लाइन खींची गई, ठीक है, सेकंड एंग्लो अफगान वार के बाद। 1894 में लॉर्ड एल्गिन सेकंड वाइसराय बना इंडिया का। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश किया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। 1895 में शिवाजी फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया बीजी तिलक के द्वारा, कहाँ, ये भी रायगढ़ फोर्ट पुणे में। और 1895 में डेक्कन सभा जीके गोखले के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, जो कि पूना सार्वजनिक सभा के स्प्लिट के बाद किया गया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 1897 में प्लेग फैल गया बॉम्बे में और पुणे में। 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट आया और जस्टिस रांड कमीशन बना था, तो जिसकी हत्या कर दी गई चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। और चापेकर ब्रदर्स का नाम आ जाते कौन कौन थे, बालकृष्ण हरि चापेकर थे, दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर थे, ये 3 भाई थे लोग, ठीक है। और उसके बाद तिलक को अरेस्ट कर लिया गया केसरी में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखने के लिए। उसके बाद 18 महीने की उनको जेल होती है। 1897 में बैटल ऑफ सारागढ़ी होती है, जिसमें किसी सिख सोल्जर जिस पर अक्षय कुमार की मूवी भी आ रखी है। 1899 में लॉर्ड कर्जन वाइसराय बनता है। 1900 में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट आता है। 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट स्टार्ट की जाती है सरदार अजीत सिंह के द्वारा। ये सरदार भगत सिंह के चाचा थे। 1900 में सबसे पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट करता है पेरिस ओलंपिक में और 2 सिल्वर मेडल्स उस टाइम जीतता, ठीक है। भारत की तरफ से किसने किया था, नॉर्मन पिचर्ड ने, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट भी आता है, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट सोसाइटी बनी थी मद्रास में बनी थी कांजी वर्मन के द्वारा। और 1904 में ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट भी आता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। नेशनल मूवमेंट जो कि 1905 से 1918 तक के बीच का टाइम पीरियड जो है उसको देखेंगे। नेशनल मूवमेंट हमारी उसके बाद से स्टार्ट हो गई थी, तो हम इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। उस टाइम जो हर्बर्ट रिजली थे वो क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो कर्जन थे वाइसराय थे। अच्छा, जो बंगाल पार्टीशन जो पहली टाइम जो आइडिया दिया गया था वो किसके द्वारा गया था, चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड के द्वारा दिया गया था 1896 में। और उस टाइम बंगाल में हितबंदी, संजीवनी, बंगाली, ये सब न्यूज़पेपर थे, ओके। 19 जुलाई 1905 को पार्टीशन अनाउंस किया गया और उसी दिन से एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जो अब अभी तक जो एंटी पार्टीशन जो गोल था उसको शिफ्ट करके अब स्वराज गोल शिफ्ट कर दिया गया और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। और यही चीज़ जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को बॉम्बे में बीजी तिलक लीड कर रहे थे, पंजाब में लाला लाजपत राय, चेन्नई में चिदम्बरम पिल्लई और दिल्ली में सैयद रजा वो कर रहे थे। अगस्त 7, 1905 को बायकॉट रेजोल्यूशन पास होता है, जिसमें फॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट का प्रोक्लेमेशन किया जाता है। और जो इसके बाद नए वॉलंटियर ग्रुप्स का इमरजेंस होता है, जिनको समिति बोलते हैं। टैगोर का शांति निकेतन विद अरिंदो घोष उसमें प्रिंसिपल थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला कंपोज किया, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 1905 में मिंटो वाइसराय बन जाते हैं। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट की जाती है, जिसमें वर्नाकुलर जो देसी भाषाएं थी उनमें फोकस था। 1905 में भारत माता पेंटिंग बनाई जाती है अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ये क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। 1905 में बनारस सेशन आयोजित होता है जीके गोखले द्वारा, जो कि स्वदेशी को अप्रूव करते हैं। और 1906 का जो कलकत्ता सेशन होता है, इसमें दादा भाई नौरोजी जो लीड कर रहे होते हैं। इसमें जो कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज को डिमांड किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्रॉम कांग्रेस प्लेटफॉर्म। 1907 में युगांतर ग्रुप, जो कि बरिंद्र कुमार घोष का था, वो बंगाल के गवर्नर को मारने की कोशिश करते हैं। 1907 में फेमस जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसको रास बिहारी बोस चेयर कर रहे थे, इसमें क्या कांग्रेस 2 सेक्शन में टूट जाती है, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में।
1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है और अरविंद घोष और बरिंद्र घोष इन दोनों भाइयों को भी पकड़ लिया जाता है। 1908 में बीजी तिलक को पकड़ लिया जाता है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। अरविंद घोष को अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में पकड़ लिया जाता है, ऊपर बता दिया। जो बीसी पाल थे वो क्या पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और लाला लाजपत राय विदेश चले जाते हैं। 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है जिसमें AMT जैक्सन को मार दिया जाता है और जो कि अभिनव अनंत लक्ष्मण कान्हरे द्वारा जब मार दिया जाता है, जो कि अभिनव भारत के मेंबर थे। अभिनव भारत को BD सावरकर ने फॉर्म किया था। 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म होती है किसके उससे, आगा खां के नेतृत्व में, जो कि खोजा कमेटी के लीडर थे और नवाब ऑफ ढाका और मोहसिन उल मुल्क तीनों लोग मिलके बनाते हैं। उसके बाद हम 1909 में क्या होता है, पंजाब हिंदू सभा फॉर्म होती है UN मुखर्जी के द्वारा। 1909 में पहली फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल बनते हैं कौन, SP सिन्हा साहब। ठीक है, इस टाइम बंगाल में सांध्य और युगांतर नामक न्यूज़पेपर चल रहे थे और महाराष्ट्र में, जो कि मतलब बॉम्बे था उस टाइम प्रेजेंट का महाराष्ट्र, वो काल न्यूज़पेपर चलता है। इसके बाद 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जिसको मॉलम इंटू रिफॉर्म्स के नाम से बोलते हैं। इसने क्या किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किया इंडिया में। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स स्टार्ट किया। 1911 में क्या होता है कि दिल्ली दरबार आयोजित होता है जिसको रॉयल दरबार भी बोलते हैं, किंग जॉर्ज 5 के लिए, जो कि कर्जन एक्ट। और इसमें क्या होता है कि बंगाल का जो पार्टीशन था उसको ख़त्म कर दिया जाता है और ये अनाउंस किया जाता है कि जो कैपिटल होगी वो कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली हो जाएगी। और एक्चुअली में जो कैपिटल 1912 में दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट हो जाती है। 1913 में जो जिन्ना है वो मुस्लिम लीग के मेंबर बन जाते हैं। 1911 का जो कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया जाता है 27 दिसंबर 1911 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट बार जनगण मन कब गाया गया था, तो 1911 के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 1914 में तिलक वापस आते हैं क्योंकि 1908 में गए थे, 6 साल की जेल थी, तो 8 6 14 1914 में आ गए। 1915 में एनी बेसेंट कैंपेन लॉन्च करती हैं किसके लिए, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, और अपने जो उनका जो पेपर था न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये उनका पेपर था। 1915 में हिंदू महासभा फॉर्म होती है। उसके बाद होम रूल लीग के बारे में देख लेते हैं। तो अप्रैल 1916 में तिलक क्या करते हैं, तिलक अपने होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं। उनकी लीग कहाँ कहाँ फैली होती है, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस बरार और महाराष्ट्र में, जो कि बॉम्बे को छोड़ के बाकी एरिया जो है। और 1916 में सितंबर 1916 में बेसेंट एनी बेसेंट अपनी लीग स्टार्ट करते हैं। तिलक देखिए पहले स्टार्ट करते हैं अप्रैल में, और सितंबर में एनी बेसेंट स्टार्ट करती हैं, जो कि मद्रास में और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में होती है, जो कि बॉम्बे में भी। ठीक है, जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सितंबर 1917 में फिर से इनको रिलीज किया जाता है। 1916 का फेमस लखनऊ सेशन होता है, जो कि AC मजूमदार के अध्यक्षता में होता है। इसमें क्या होता है, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, जो सूरत स्प्लिट में अलग अलग हो गए थे कांग्रेस का सेक्शन, वो दोनों मिल जाते हैं एनी बेसेंट की उसके। और एक लखनऊ पैक्ट भी होता है उस टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और जो कि मोहम्मद अली जिन्ना कराते हैं। जिन्ना उस टाइम मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। और क्या लखनऊ पैक्ट में क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस मान लेती है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी होता है। 1917 में क्या होता है, अगस्त डिक्लेरेशन साइन होता है, जो कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होता है, जिसको मोंटेग्यू स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं टाइमलाइन एक बार फिर से इंपॉर्टेंट। तो 1912 में क्या होता है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पे क्या होता है, बम अटैक होता है। किसके द्वारा किया जाता है, रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सन्या और बसंत कुमार विश्वास के द्वारा किया जाता है। 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी, जिनको फादर ऑफ इंडिया सिनेमा भी बोलते हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला उनके गीतांजलि के लिए। 1913 में गदर पार्टी फॉर्म हुई कहाँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, रामचंद्र और सोहन सिंह बखाना के द्वारा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। तो 1914 में हमारा और क्या होता है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट होता है, जो कि एक जहाज़ होती है, ये कहाँ, सिंगापुर से कनाडा की जा रही होती है। ठीक है, 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है। 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, जिसमें बोथ जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों जो सेक्शन थे कांग्रेस के, दोनों ने सपोर्ट किया था। ठीक है, 1914 में शिमला अकॉर्ड भी साइन होता है, जो कि मैकमोहन लाइन ड्राई करता है ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच। और 1915 में राजा महेंद्र प्रताप क्या करते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं अफगानिस्तान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ समय पहले राजा महेंद्र प्रताप का दिवस भी मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम पे अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी भी फॉर्म करने की बात कही है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं राजा महेंद्र प्रताप इस कॉन्टेक्स्ट में। आगे हम आ जाते हैं नेशनल मूवमेंट का जो अगला फेज होता है वो क्या, 1919 लेकर 1939 के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। और इस रिफॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी तक इसने क्या किया, नॉमिनेटेड सीट्स फॉर जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो कि सेंट्रल, प्रोविंशियल और म्यूनिसिपैलिटीज लेवल पे भी वो करता, ऑफर करता है। और क्या करता है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें क्या, नॉन ब्राह्मण्स के लिए मद्रास में सीट भी रिजर्व की जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, जिसमें क्या होता है, रिजर्व और ट्रांसफर दो लिस्ट होती हैं। जो रिजर्व क्या होती है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, मतलब जितने सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे सब रिजर्व में हो जाते हैं, जिसको गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू गवर्न करेगा। और ट्रांसफर्ड में क्या, जो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें हो, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, जिसको मिनिस्टर जो इलेक्टेड हैं उनको दे दिया गया था। ठीक है, लेजिस्लेचर में देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो कि फर्दर एक्सपेंड की जाती है, और जिसके 70% मेंबर क्या होते थे, अब इलेक्ट किए जा सकते थे। और औरतों को भी पहली बार 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार राइट टू वोट दिया गया था। जो लेजिस्लेचर था उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी प्रावधान किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, कोई अभी जो गवर्नमेंट थी इसको अब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, सिर्फ इंजॉय कर रहे थे वो अलग पावर्स को। एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हुआ करता था, इसने 2 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट स्टार्ट करी। और वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर्स थे, जिसमें 3 मेंबर्स इंडियंस थे। और गवर्नर जनरल के पास फुल पावर थी, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे प्रोविंसेस के उस उनके ऊपर। लेजिस्लेचर में इन्होंने बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था और अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या थे, 145 मेंबर हुआ करते थे और अपर हाउस में 60 मेंबर्स। और इनका जो टेन्योर था पहले 3 साल था और अपर हाउस का 5 साल था। और स्टिल क्या, जो 75% बजट था इस पर वोट नहीं किया जा सकता था। और क्या हुआ, जो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, पैसा 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, जिसको बढ़ा के किसके लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी कर दिया गया। जो ICS का एग्ज़ाम जो होता था अब इंडिया में भी होगा। ठीक है, सबसे उसके बाद फरवरी 1922 में इलाहाबाद में, जो कि प्रेजेंट में प्रयागराज है, वहाँ पे हेल्ड हुआ था। और इसी एक्ट के द्वारा UPSC का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आगे हम आ जाते हैं जो कि गए गांधी एरा। गांधी एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इमरजेंस ऑफ गांधी। तो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल 1894 से लेकर 1906 तक। इन्होंने उस टाइम अपना एक पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन में ही सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द जो है अपने पेपर इंडियन ओपिनियन में यूज किया था। तो यहीं से सत्याग्रह लिया गया। और इसके अलावा गांधी जी ने एक हिंद स्वराज अपना पेपर था, जो कि गुजराती में पब्लिश करते थे। जब ब्रिटिशर्स ने, गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया गुजराती में, तो उन्होंने रातों रात उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनका गांधी जी का फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, सत्याग्रह का फेज 1906 से 1914 के बीच। ठीक है, तो वहाँ पे अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया था, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में, कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन, एक टॉलस्टॉय फॉर्म इस्टेब्लिश किया था, और पोल टैक्स और इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन किया था। उसके बाद गांधी जी क्या 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं, इसलिए इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1915 को जो इनके पॉलिटिकल गुरुज थे
जीके गोखले वो मर जाते हैं। 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी और इन्होंने 1915 से लेकर 1916 तक गांधी जी पूरे अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करते हैं। 1916 में लखनऊ सेशन में, जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है, उसमें गांधी जी पहली बार नेहरू जी से मिलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, इसको मिलाने के लिए आ जाता है कि कौन कौन, या क्रोनोलॉजी आ जाती। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, फिर से खेड़ा सत्याग्रह हुआ और उसके बाद रॉलेट स्ट्राइक हुई, उसके बाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, फर्स्ट सीडीएम, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक थी वो पहली हंगर स्ट्राइक थी। जो खेड़ा सत्याग्रह था पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। और जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट स्ट्राइक थी, उसके खिलाफ जो सत्याग्रह हो रहा था, जो कि 6 अप्रैल 1919 से स्टार्ट हुआ था, वो फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह था, या फर्स्ट मास स्ट्राइक भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पास हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला जी थे और वो क्या विरोध कर रहे थे, 3 कठिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे, जो कि 3/20 हिस्से पे वो उगाना पड़ता था, नील उगाना पड़ता था। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं जलियांवाला बाग मैसकेयर के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, 2 लीडर थे जो कि मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये दोनों भाषण दे रहे थे, इनको पुलिस उठा ले गई थी, पता नहीं कहाँ पे। तो जलियांवाला बाग में क्या भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस पर जनरल डायर ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, आगे हम आगे देखते हैं। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, ऑल इंडिया हड़ताल बुलाई गई थी गांधी जी के द्वारा। 9 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और 18 अप्रैल को क्या, गांधी जी ने जो ये मूवमेंट थी जो बुलाई थी उसको विथड्रा कर लिया। 1919 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा था, जो कि उस टाइम एम.एल. नेहरू के द्वारा हेड किए जा रहे थे। आगे हम देखते हैं खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में। ठीक है, इसको खिलाफत मूवमेंट को बोलते हैं, जो ट्रूली एक मल्टी क्लास मूवमेंट थी। और मार्च 1919 में पहली बार बॉम्बे में खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती, कहाँ, दिल्ली में। ठीक, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। दिसंबर 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म होती, कहाँ, बॉम्बे में, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, मुस्लिम लीग का सेशन स्टार्ट किया वो करते हैं 1918 में, इन्होंने डिसाइड किया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी, वो अली ब्रदर, जो शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा फॉर्म की गई थी। गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, एस.एन. बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू के द्वारा और M.R. जयकर के द्वारा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं, मई 1920 में क्या, ट्रीटी या सेवर साइन की जाती है ब्रिटेन और टर्की के बीच में। और हंटर कमीशन जलियांवाला बाग मैसकेयर पे फॉर्म किया जाता है। ठीक है, 1 और 2 जून 1920 को खिलाफत कमेटी क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर देती है। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी डिसाइड करते हैं कि इसको हड़ताल बुलाएंगे। और क्या होता है, उसी दिन कोइंसिडेंटली तिलक जी की डेथ हो जाती है बॉम्बे में। ठीक है, और एक तिलक स्वराज फंड भी फॉर्म किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फाइनेंस करने के लिए। आगे 31 अगस्त 1920 को क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च की जाती है खिलाफत कमेटी के द्वारा इलाहाबाद से। 4 से 9 सितंबर 1920 को क्या था, कांग्रेस अप्रूव करती है, एक अपना स्पेशल सेशन कलकत्ता में हेल्ड करती है, जिसमें NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। दिसंबर 1920 में क्या होता है कि कांग्रेस का रेगुलर सेशन होता है, जो कि नागपुर में हेल्ड किया जाता है, उसमें भी NCM को पास कर दिया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखते हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती है, जिसमें क्या 15 मेंबर होते हैं, और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनती है। ठीक है, 1 जनवरी 1921 को
क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली स्टार्ट होती है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। नवंबर 1921 को जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे उनका दौरा होता है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी अल्टीमेटम देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। और 12 फरवरी 1922 को बारदौली रिजोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, कांग्रेस की मीटिंग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने की बात की जाती है। ठीक है। मार्च 1922 में गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं और 6 साल की इनको जेल हो जाती है। 1922 में कांग्रेस का गया सेशन होता है, जो कि CR दास द्वारा लीड किया जाता है। और फरवरी 1924 को गांधी जी को हेल्थ इश्यूज पे, जो 6 साल की उनको जेल हुई थी, रिलीज कर दिया जाता है। और ये जो 1 जनवरी 1921 को था, उस टाइम जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस छोड़ दिया था। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं। 1923 में झंडा सत्याग्रह होता है। 1939 में राजकोट सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंड होता है 1920 में, जिसको लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और दीवान चमनलाल इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1920 में इसका फॉर्म होती कहाँ, ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। 1925 में क्या, CPI फॉर्मली होती है किसके द्वारा, MN राय के द्वारा, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। आगे RSS 1925 में फाउंड किया जाता है। और CPI के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे कौन थे, SB घाटे थे। ठीक है। 1921 में क्या होता है, लोकल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कुछ मूवमेंट्स, अवध किसान मूवमेंट यूपी में, एका मूवमेंट यूपी में मदारी पासी के द्वारा, मोपलार मूवमेंट होती है जो कि केरला या मालाबार रीजन में होती है, अकाली मूवमेंट पंजाब में होती है, बिजौलिया मूवमेंट मेवाड़ राजस्थान में होती है। और पहली बार जो ये जो बिजौलिया मूवमेंट थे, इससे जो अनटचेबिलिटी था वो नेशनल लेवल पे आया। ठीक है। इसके अलावा एक वैगन ट्रेजडी होती है, जिसमें कि वैगन में काफ़ी ज़्यादा ढेर सारे उनको ले जा रहे थे, सपोकेशन की वजह से कई सारे जो प्रिजनर्स थे वो मारे गए। और इसी टाइम पे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब सेट किया जाता है। ठीक है। 1924 में वाइकाम सत्याग्रह होता है ट्रावेनकोर में, जो कि श्री नारायण गुरु द्वारा किया जाता है अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए। आगे हम देख लेते हैं। 1924 में क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म की जाती है, जो कि पंजाब, यूपी, बिहार, इन सब जगह पे। और 1924 अक्टूबर 1924 में फॉर्म की जाती है। कानपुर में किसके द्वारा, बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा। 1928 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRS से इसका नाम कर दिया जाता है। ठीक है। और इसने प्रपोज किया था कि जो रेलवेज है और हैवी इंडस्ट्री, इसको नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। और ये जो HRSA के मेंबर है वो चाहते थे जेम्स स्कॉट को मारना, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार देते हैं। ठीक है। इसके अलावा युगांतर अनुशीलन ग्रुप और चिटगांव रिवोल्ट ग्रुप स्टार्ट किया जाता है सुरसेन के द्वारा बंगाल में। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम सेशन होता है, जो कि गांधी जी एक बार उसके प्रेसिडेंट होते हैं, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं गांधी जी। अगला 9 अगस्त 1925 को काकोरी रो लूट हो जाती है। ठीक है, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की जाती है। 1924 में कानपुर ब्लास्फिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें ऐसे डांगे, मोहम्मद अंसारी, ये सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जिसमें 31 कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है और इसको वर्ल्ड मीडिया काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता है। और इस पे आइंस्टाइन और बाकी सब ने भी इस पर विरोध किया था, इसका, लोगों के अरेस्ट का। आगे 1929 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो जाता है और इसमें क्या है कि जो पकड़े गए थे लोग, उसमें जतिन दास भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और 64 दिन बाद पहले शहीद बनते हैं, जो कि भूख की वजह से अपना शरीर त्याग देते हैं। अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस टाइम। दिसंबर 1928 में सैंडर्स का मर्डर हो जाता है। ये बताया हमने आपको कि ये जेम्स स्कॉट का करना चाहते थे, सैंडर्स का हो जाता है। अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लाहौर में बॉम्ब फेंका जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा।
फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते भी हैं, फांसी से दे दी जाती है। आगे देखते हैं स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, ये स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस 1923 में क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होते हैं प्रो चेंजर्स और एक होते हैं नो चेंजर्स। जो प्रो चेंजर्स होते हैं वो क्या है कि गांधी जी की आइडिया जो थी उसका अपोज कर रहे थे। नो चेंजर्स क्या थे, वो गांधी जी की जो आइडिया था उसमें उनको विश्वास था और ये चाहते थे कि प्रो चेंजर्स जो थे वो चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएं और वहाँ जाके सरकार का विरोध करें, और ये चाहते थे नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको जाना ही नहीं है इलेक्शन लड़के। तो जो प्रो चेंजर्स थे उसमें कौन कौन थे, CR दास थे, ML नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, हकीम अजमल खान थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, MR जयकर, NC केलकर, ये सब थे। और नो चेंजर्स में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली अंसारी। इसके अलावा ये जो तीन हमारे जो थे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, MR जयकर और ये केलकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे कि हम वहाँ जाके हिंदुओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी फॉर्म की जाती है, किसके द्वारा, CR दास के द्वारा। CR दास इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, आगे फरवरी 1924 में गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड पर रिलीज कर दिया गया था, ये बता दिया हमने पहले ही। 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल थे, इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर इलेक्ट किया जाता है प्रथम बार। ठीक है, 1928 में और 1925 में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, 1926 में इरविन वायसराय बन जाता है। 1927 में क्या होता है, दिल्ली प्रपोजल आता है जिसमें जिन्ना और टू INC और जिन्ना और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और उस प्रपोजल में क्या थे, 4 जॉइंट इलेक्टोरेट थे, 1/3 रिजर्वेशन था मुस्लिम्स के लिए। इसको जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था दिल्ली प्रपोजल को। 1928 में क्या बारदौली सत्याग्रह होता है सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात में। 1927 में साइमन कमीशन आता है, जिसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं, जिसमें 7 मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स MP थे। 1927 में अनाउंस होता है। 1927 में मद्रास सेशन होता है, जो कि डिसाइड करता है मोहम्मद अली अंसारी के नेतृत्व में प्रेसिडेंटशिप में, जो कि डिसाइड करता है कि इसको बॉयकॉट करेंगे। फरवरी 1928 में कमीशन बॉम्बे पहुंचता है, सभी पार्टियां उसका विरोध करती हैं सिवाय 2 पार्टियों का। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, जो जस्टिस पार्टी मद्रास की थी वो, और यूनानिस्ट पार्टी पंजाब की थी ये। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारी नेहरू रिपोर्ट फॉर्म आती है, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई जाती है अगस्त 1928 में, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए। ठीक है, और 2 नवंबर 1929 को एक दिल्ली मैनिफेस्टो भी आता है। आगे 1928 में कलकत्ता कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ब्रिटिशर्स को बोला जाता है कि हमें 1 साल के अंदर ही डोमिनियन स्टेटस दें। 1929 में क्या करता है, जिन्ना इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिम लीग का दिल्ली सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1929 में ऊपर बता दिया कि लाहौर में बॉम्ब कांड हो जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। लाहौर सेशन होता है 1929 में। लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं रावी नदी के तट पे। आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है 1930 से। ठीक है, 2 मार्च 1930 को गांधी जी इरविन को लेटर लिखते हैं, कहते हैं कि 11 मार्च तक हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर, जो कि साबरमती आश्रम से चलते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। और तमिलनाडु में साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया सी राजगोपालाचारी द्वारा, मालाबार रीजन में के केलप्पन के द्वारा। ठीक है, पेशावर में खुदाई खिदमतकार जो खान अब्दुल गफ्फार खान के अंदर स्टार्ट होता है।
4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और अदर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे उनको रिलीज कर दिया जाता है। 1928 में क्या था, ब्रिकनहेड चैलेंज था, जो उस टाइम सेक्रेटरी था ब्रिकनहेड, उसने चैलेंज किया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसी पर नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, जो कि ड्राफ्ट बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए वो करते हैं, जिसको चेयर किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू और उसके मेंबर थे बोस, सप्रू, ये लोग उसके मेंबर्स थे। आगे हम चलते हैं। 1929 में क्या होता है, इरविन का डिक्लेरेशन होता है, जिसको दीपावली डिक्लेरेशन के नाम पर भी जानते हैं, जो कि क्या इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए था। ठीक है, 1929 का लाहौर सेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का बाइकआउट किया और पूर्ण स्वराज की बात की। 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जिसको हमने ऊपर पढ़ा था। 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया था। ठीक है, 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है। 12 मार्च 1930 60 सत्याग्रह स्टार्ट होता साबरमती आश्रम से। इसमें टोटल 78 मेंबर गांधी जी के साथ चल रहे थे। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त होता है। ये हमने बता दिया है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1930 में होती है, जिसको मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, लिबरल्स और अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती। ठीक है, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। 19 दिसंबर 1931 को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देती है, और 1932 में फिर से गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, सिविल मार्शल लॉ लग जाता है और कांग्रेस को बैन कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस को प्रथम बार कब बैन किया गया था, तो 1932 में कांग्रेस को बैन किया गया था। ठीक है दोस्तों, ओके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो हमारी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी नवंबर 1930 में। ठीक है, दूसरी हुई थी दिसंबर 1931 में, कुछ जगह सितंबर 1931 भी होता है, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1932 में। ठीक है, ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इन तीनों में अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। पहली और दूसरी में जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था, और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और इसमें सरोजनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती वीमेन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। ठीक है, और चूंकि इसमें इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि 14 फरवरी 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने इसमें जो सीडीएम चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको सस्पेंड कर दिया और अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किया। वाह, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे कांग्रेस का कराची सेशन होता है, जो कि 29 मार्च 1931 को होता है, जिसको सरदार पटेल उसके प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या किया जाता है, जो दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन पैक्ट है उसको रेटिफाई किया जाता है, स्वराज को गोल माना जाता है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से पहले इसमें बात की जाती है, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम इसमें बनाया जाता है। ठीक है, और ये 29 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि 6 दिन बाद ही था जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो उसके बाद तो जब गांधी जी जा रहे थे कराची, तो उनको काला झंडा दिखाया गया पंजाब नौजवान सभा के द्वारा पूरे रास्ते में। ठीक है, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेल हो गए तो 28 दिसंबर को गांधी जी वापस फिर से लंदन से वापस चले आए। 29 दिसंबर को फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसको रिज्यूम करने की बात करी, और जो सेकेंड फेज फिर से स्टार्ट हो जाता है 1932 लेकर 1934 तक। तो 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। अगस्त 1933 में गांधी जी को जेल से रिलीज किया जाता है, और अप्रैल 1934 में गांधी जी क्या करते हैं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी उसको विदड्रॉ करने की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को आया था, जिसको अनाउंस किया गया था रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें क्या कि 71 सीट को रिजर्व किया गया था डिप्रेस्ड क्लास के लिए, और उसमें 14 पॉइंट प्रोग्राम जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ 20 सितंबर 1932 को, और ये साइन किसके किसके बीच में हुआ, गांधी जी के और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में। बी आर अम्बेडकर जी डिप्रेस्ड क्लास के बेसिस बिहाफ पे कर रहे थे। ठीक है,
और इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको बदल के ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर दिया गया। और गांधी जी ने बोला था कि जो स्पिनिंग व्हील्स हैं, जो कि जो चरखा है वो कि राष्ट्र का दूसरा लंग है, फेफड़े हैं। ठीक है। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 1933 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं हरिजन कैंपेन, और हरिजन टूर भी वो करते हैं, और हरिजन पत्रिका भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास होता है, जिससे आरबीआई बनती है। और गांधी जी 1933 में अपना आश्रम साबरमती आश्रम से शिफ्ट करके वर्धा में शिफ्ट कर देते हैं। आगे हम देख लेते हैं गांधी जी का जो हरिजन कैंपेन था उसमें क्या क्या हुआ। सितंबर 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट हुई गांधी जी के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद 1933 में हरिजन पत्रिका उन्होंने स्टार्ट करा। 1933-34 में हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना करी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण के द्वारा। ठीक है। आगे आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें क्या ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। ठीक है। और इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसने डायरकी को रिप्लेस कर दिया। जो प्रोविंसेस थे उनको इंडिपेंडेंट दी गई फाइनेंशियल पावर से। औरतों को राइट टू वोट मिला। ठीक है। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल था इंडिया का, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वाइसराय को ट्रांसफर कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो लंदन में हुआ करते थे। ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम जो डिप्रेस्ड क्लास था उसको शेड्यूल क्लास वर्ड यूज किया गया, डिप्रेस्ड क्लास की जगह। ठीक है। और 3 लिस्ट आई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बोला? बोला कि अ कार विथ नो ब्रेक्स एंड नो इंजन। आगे हम आ जाते हैं। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म की गई, किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1937 में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन में प्रोविंसेस में, जिसमें 11 प्रोविंसेस में से 6 में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, 2 में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई कोalition से, 3 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई। कहाँ का? पंजाब में, सिंध में और बंगाल में। अक्टूबर 1939 में 28 मंथ और में रहने के बाद कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया गया जिन्ना के द्वारा। 1930 में सेपरेट मुस्लिम नेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया? रहमत अली के द्वारा, जो कि बाद में पोएट इकबाल के द्वारा डेवलप किया गया। और 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रिजोल्यूशन या लाहौर रिजोल्यूशन हुआ, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में। ठीक है। आगे आ जाते हैं। 1938 का जो हरिपुरा सेशन हुआ था उसको बोस प्रेसिडेंट थे। उसमें क्या नेशनल प्लानिंग कमेटी आई, और उसका हेड किसको बनाया गया? नेहरू को। 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ, जिसमें बोस वर्सेस सिद्धारमैया हुआ। जो सिद्धारमैया को गांधी जी फेवर कर रहे थे, लेकिन बोस जीत गए थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट का जो अगला फेज होता है 1939 लेकर 1947 तक। ठीक है। आगे उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो वर्धा मीटिंग थी सितंबर में 1939 में, वो फॉर्म हुई। उसके अलावा क्या हुआ कि 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, और लिनलिथगो ने इंडिया की भी एंट्री कर दी बिना हमारी कंसेंट से। मार्च 1940 में क्या रामगढ़ सेशन कांग्रेस का हुआ, जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद ने हेड किया। और कांग्रेस ने गांधी जी से अपील करी कि कोई एक मूवमेंट स्टार्ट करें। अगस्त 1940 में क्या हुआ? एक अगस्त ऑफर आया, जो कि 8 अगस्त को आया, किसके द्वारा? वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। इस ऑफर में क्या था? लिनलिथगो ने क्या बोला कि जो हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसराय ऑफ इंडिया की, उसको हम एक्सपेंड करेंगे और उसमें ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा, और एक एडवाइजरी वार काउंसिल बनेगी। उसके अलावा जो इंडियंस का जो राइट टू फ्रेम ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको भी वार समाप्त होने के बाद रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आगे अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, जिसको दिल्ली चलो मूवमेंट के भी जानते हैं। और जो सबसे फर्स्ट पर्सन कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के? विनोबा भावे थे। और सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1941 में बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी पहुंचते हैं, जर्मनी से जापान पहुंचते हैं, जिसको ग्रेट स्केप के नाम से भी जाना जाता है। 1941 में बारदौली सेशन होता है, जिसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1900 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा लीड किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि
इंडियंस का फुल कोऑपरेशन चाहिए था वार के लिए, जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। और इसके बदले में क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इलेक्शन कराएंगे और भारत को जब वार समाप्त हो जाएगा तब डोमिनियन स्टेटस देंगे। और ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया और ये अप्रैल 1942 में रिटर्न हो गया। इसको गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट है, इसको अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में था वहाँ पर स्टार्ट हुआ, जिसको आज अब आज़ाद क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन यहाँ से पास हो गया। गांधी जी ने बोला डू और डाई। अगस्त 9 को 1942 में सभी कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लिया गया और उषा मेहता ने उस टाइम अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया। ठीक है, उसी टाइम कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई अलग अलग जगहों पे, जैसे बलिया में यूपी में स्टार्ट हुई, इसको किसको, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के द्वारा। तामलुक वेस्ट बंगाल में जो मिदनापुर है वहाँ पे स्टार्ट हुआ, दिसंबर 1942 से 1944 तक चला, जिसको जाति सरकार के नाम से भी जानते हैं। सतारा में स्टार्ट हुआ जो कि मिड 1943 से 45 तक चला, जिसको प्रति सरकार के नाम से जानते हैं, जिसको नाना पाटिल और वाई चौहान और अदर लोगों द्वारा लीड किया गया। एक हमारी तालचेर ओडिशा में पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उसके अलावा 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके बाद राजा जी हमला आता है मार्च 1944 में। ठीक है, जिसमें जिसको जिन्ना ने ऑब्जेक्ट किया कि वो सेपरेट नेशन चाहते हैं, और वीर सावरकर ने भी सीआर फार्मूला का विरोध किया था। आगे आ जाता हमारा देसाई लियाकत पैक्ट जनवरी 1945 में। जब कांग्रेस के सारे लीडर्स अरेस्ट हो रखे थे उस टाइम, तो भूला भाई देसाई एक कांग्रेस के ऐसे लीडर थे जिनको अरेस्ट नहीं किया गया था, तो ये लियाकत अली खान के साथ मिलकर एक सोल्यूशन चाहते थे। तो उसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इक्वल इक्वल नंबर मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, और 20% सीट्स क्या है माइनॉरिटी के लिए होगी, और जो मुस्लिम लीग है वो सेपरेट नेशन की जो वो है उसको छोड़ देगी, डिमांड छोड़ देगी। लेकिन इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिलीज किया जाता है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड मई 1945 में यूरोप में समाप्त हो जाती है। आगे हमारा क्या आता है, वेबल प्लान आता है, जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जो कि 24 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक था। इसके अलावा इसको बाल्कनाइजेशन प्लान भी बोलते हैं, जो वेबल का था। कि इसको बाल्कनाइजेशन प्लान क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेबल चाहता था कि जो भी ब्रिटिश पावर है, एवरी ब्रिटिश प्रोविंस को और जो भी नेटिव स्टेट्स हैं सबको अलग अलग पावर ट्रांसफर कर दी जाए और इसको साउथ से लेकर नॉर्थ में स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और इसने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। अच्छा, देख लेते हैं नेहरू क्या है, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कब कब, 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में, और दिसंबर 1936 में फैजपुर में महाराष्ट्र में। ठीक है, पहली बार फैजपुर में विलेज में हुआ था। अब बोस क्या हुए, 2 बार बने। पहली बार कहाँ पे, हरिपुर सेशन जो हुआ था गुजरात में 1938 में, और 1939 में त्रिपुरी सेशन जो जबलपुर मध्य प्रदेश में था। इसमें बोस ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद नए प्रेसिडेंट बने। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। ठीक है, तो इसका जो पहला फेज था उसमें मोहन सिंह ने 4500 इंडियन प्रिजनर ऑफ वार सोल्जर्स को मिला के स्टार्ट किया था। और सेकंड फेज में क्या, बोस जब आए सिंगापुर में तब उन्होंने जुलाई 1943 में इसका कमांड लिया, और उन्होंने औरतों के लिए स्पेशली रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, और इसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल या लक्ष्मी स्वामीनाथन नाम अलग अलग जगह आता है, वो इसको लीड कर रही थी। 1939-40 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इसके आगे हम देख लेते हैं INA ट्रायल्स हुए, जो कि 12 नवंबर 1945 के हुए। कहाँ पे हो रहे थे, लाल किला में हो रहे थे। तो इसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, प्रेम कुमार सागल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये तीनों लोग थे। इनको बचाने के लिए INA डिफेंस कमेटी बनाई गई। ठीक है, और इनके डिफेंस में कौन कौन लाया है, भूला भाई देसाई आए, तेज बाजू सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, इन सब ने वो किया। और इसको जो मास ट्रायल था INA सोल्जर्स का, उसको कई बार बोलते हैं एन एज ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, बॉम्बे म्यूटनी, रेटिंग रिवोल्ट,
ठीक है, या तलवार म्यूटनी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो 18 फरवरी 1946 को हुआ, जो कि HIMS तलवार पे हुआ था। ठीक है, तो जो कमीशन्ड पर्सन होते थे उस पे, उनको रेटिंग्स बोला जाता था। और 23 फरवरी को जिन्ना ने भी और सरदार पटेल ने भी अपील किया कि जो भी आर्म्स आपने उठा लिया है रेटिंग्स को, आप उसको छोड़ दीजिए। 1945 में क्या होता है, इलेक्शन होता है ब्रिटिश और इंडिया में दोनों जगह। उसके बाद हमारा आता है कौन, कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 से लेकर जून 1946 तक, जिसमें पैथिक लॉरेंस क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेफर्ड क्रिस प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड। ठीक है, उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है फर्स्ट टाइम 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को इटली का डिक्लेरेशन आता है। ठीक है, जो कि वो बोलता है कि डिसाइड किया जाता है कि इंडिया को 30 जून 1948 तक फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत का वायसराय बन जाता है। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, जिसमें जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि पार्टीशन को 3 जून को। ठीक है, उसके बाद 12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ या बाउंड्री कमीशन सेट की जाती है। बाउंड्री कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाती है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बाद द्वारा। अच्छा, 1951 में क्या भूदान आंदोलन स्टार्ट किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। कहाँ, कोयमपल्ली नालगोंडा में, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, गाना में। और ये आज के टाइम पे भी, इस टाइम अभी न्यूज में भी था, क्योंकि कोयमपल्ली पहला पर्यटन विलेज भी बना हुआ है। ठीक है, इसलिए भी तो कोयमपल्ली न्यूज में था। आगे देख लेते हैं, कुछ किसान आंदोलन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, एक नज़र उनमें। ठीक है, तो जो पहला किसान आंदोलन जिसको इसको बोलते हैं बिजौलिया आंदोलन बोलते हैं, जो कि 1897 से लेकर 1941 तक हुआ। 1918 में क्या हुआ, यूपी में किसान सभा आयोजित की गई, जो कि मालवीय इंद्राणी के द्वारा, मालवीय और इंद्राणी के द्वारा वो किया गया। 1920 में अवध किसान सभा प्रतापगढ़ में हुआ, किसके द्वारा, रामचंद्र देव के द्वारा। 1921 में एका आंदोलन हुआ मदारी पासी के द्वारा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, जो कि स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा हुआ था, और इन्होंने का बकास आंदोलन भी स्टार्ट किया था। और इसका जो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सेशन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसको पहला नाम, इसके पहले इसका क्या नाम था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था। 1946 में तिभागा आंदोलन क्या हुआ बंगाल में, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम जो भारतीय किसान विद्यालय था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, NG रंगा के द्वारा। ओके, थैंक यू दोस्तों।